यूपीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं और मेंस की तैयारी बच्चे शुरू कर चुके हैं। यानी सभी स्टूडेंट जिनका भी पीटी में सिलेक्शन हुआ है वह स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जीएस में हिस्ट्री की क्या भूमिका है, यानी रोल ऑफ हिस्ट्री इन जीएस। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस पेपर फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और इस पेपर में जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीएस को पढ़ने के दौरान जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करते हैं, फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं और उसी को आधार बनाकर और क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। जबकि स्टूडेंट को पढ़ने के दौरान सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद कहाँ पर फैक्ट्स का और कहाँ पर कंसेप्ट की जानकारी हो। यानी मेंस की तैयारी आप जब कर रहे हैं तो सबसे पहले मेंस की तैयारी के दौरान आप कंसेप्ट को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ें और उस कंसेप्ट को पढ़ने के दौरान सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ पर फैक्ट्स यूज होगा उस फैक्ट्स को वहाँ पर अरेंज करते हुए चले जाएं और इस प्रकार से आपकी हिस्ट्री की तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि एक फैक्ट्स के साथ दूसरा फैक्ट्स कनेक्ट होता है। जब आप कंसेप्ट की जानकारी नहीं होती है तो फैक्ट्स याद नहीं होता है, इससे आपको निराशा की भावना जागृत होती है। क्योंकि हिस्ट्री एक जीवन शैली है और जीवन शैली को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के स्टेजेज होते हैं। यानी एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत कुछ पॉलिटिकली, कुछ सोशली, कुछ इकोनॉमिकली, कुछ रिलीजियस और कुछ कल्चरल व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। यानी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ पॉलिटिकली व्यवस्था होती है, पॉलिटिकली अरेंजमेंट होते हैं, यानी सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए पॉलिटिकली अरेंजमेंट किया गया। जब हम इसके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन की जब स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की पॉलिटिकली स्ट्रक्चर पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। जबकि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत देखने की कोशिश करते हैं तो यह पता चलता है कि ऋग्वेद नामक ग्रंथ में असुर और देवताओं के बीच युद्ध हुआ और देवता पराजित हो गए। जब पराजय के कारणों का विश्लेषण किए तो यह पता चला कि हमारे राजा का अभाव है, यानी एक नेतृत्व करने वाली क्षमता का अभाव है। तो उन्होंने राजा का चुनाव किया और उनके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त किया और इस प्रकार से सत्ता को स्थापित किया। यानी सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता का होना अनिवार्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यानी राजा की उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई और वह कबीले के जो प्रधान थे वही राजा की भूमिका में स्थापित होते चले गए और धीरे धीरे यहाँ पर विस्तार हुआ। जब मौर्य काल के अंतर्गत हम जाते हैं तो देखते हैं कि मौर्य काल के अंतर्गत सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में सत्तांक का सिद्धांत दिया, जिसमें राजा के सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उनके कर्तव्यों का भी विश्लेषण किया और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य से एक सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने के मार्ग खुलने लगे। इस प्रकार से हम देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जहाँ पर राजतंत्र या मोनार्ची शासन व्यवस्था की का पता चलता है, वहीं पर गणतंत्र और रिपब्लिकन शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित था। परंतु जैसे ही हम आधुनिक काल में आते हैं, औपनिवेशिक सत्ता के दौरान विभिन्न प्रकार के एक्ट के द्वारा सत्ता को संचालित किया जाता है। परंतु 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम थे, उसके द्वारा सत्ता का संचालन किया गया। यानी पार्लियामेंट का गठन हुआ और इस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आए और उस सत्ता को संचालित करने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और इस प्रकार से यानी हिस्ट्री को इस तरीके से यदि पॉलिटिकली व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही अच्छे तरीके से हमें याद आएगा, उस कंसेप्ट की जानकारी होगी और हम हिस्ट्री के उस प्राचीन कालखंड से लेकर के आधुनिक कालखंड को बड़े ही बेहतर तरीके से जोड़ सकते। इसके बाद एक व्यक्ति के जीवन में सोशल स्ट्रक्चर भी होता है। यानी मनुष्य एक
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, समाज के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में होती है, वो आगे के कालों में विभिन्न कालखंड में उसमें परिवर्तन होते हुए चला जाता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप आज की सामाजिक व्यवस्था एक नौमिक स्वरूप को ग्रहण कर चुका है। यानी प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक उस व्यवस्थाओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित होगा। इसके बाद एक व्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम होता है, यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने बेहतर जीवन को संचालित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था का कालखंड होता है, जो कि हिस्ट्री के पक्ष में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के रूप में दिखाई देता है। जबकि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत अर्बन कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी, और अर्बन सारी विशेषताएं अर्बन की वहाँ स्थापित होते हुए दिखाई देती है। तो वही वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जब आते हैं तो अर्बन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुका था और रूरल कल्चर के रूप में तब्दील हो चुका था। यानी वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, यानी एक नगरीय सभ्यता के डिक्लाइन होने के बाद फिर ग्रामीण संस्कृति की उद्भव देखा जा सकता है। उसी काल में हम देखने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी का भारत और विश्व जहाँ नगरीय संस्कृति के प्रश्रय को प्रधानता देता है, वहीं पर यदि किसी कारणवश जो विश्व एलपीजी के अंतर्गत स्थापित है और किसी वर्ल्ड वार या किसी प्राकृतिक संसाधनों के फलस्वरूप ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, एलपीजी के अंतर्गत विश्व स्थापित नहीं होता है, तो जब विश्व स्थापित नहीं होता है तो धीरे धीरे जाकर के हम वही टॉपमोस्ट अर्बन कल्चर से धीरे धीरे टूटते हुए उस रूरल संस्कृति के अंतर्गत स्थापित हो जाएंगे, फिर वहां से उत्थान करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से किसी व्यक्ति के अंतर्गत एक रिलीजियस व्यवस्था होती है, यानी वो अपने अनुकूल धार्मिक क्रिया कर्मों को संचालित करता है और उसी अनुकूल होता है। 6th सेंचुरी बीसी में बौद्ध धर्म जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन बाद के कालों में वो धीरे धीरे पतनमुखी हो गए और आज का भारत यानी 21वीं सदी के भारत विभिन्न धर्मों विभिन्न संप्रदायों के द्वारा संचालित होना है। और आज भी हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न धर्मों को विभिन्न पंथों को स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा कुछ कला और साहित्य संबंधी व्यवस्था भी मनुष्य के जीवन में होते हैं। यानी जब हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें तो साहित्य और कला के प्रत्येक कालखंड में कौन कौन सी विशेषता स्थापित होती है, उन विशेषताओं को पूरे कोऑर्डिनेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम बड़े ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। यानी मंदिर स्थापित कला की 3 पद्धतियां प्रचलित थी, उसी तरीके से मूर्ति स्थापित कला की भी 3 पद्धतियां प्रचलित थी। यानी मूर्ति स्थापित कला के जहाँ गंधार शैली, मथुरा शैली, मराठी शैली महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से मंदिर स्थापित कला के भी है द्रविड़ शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, बेसर शैली और उत्तर भारत में भी पद्धतियां प्रचलित थी। यानी किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के दौरान यदि उसको कोऑर्डिनेटेड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारे तथ्य बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित हो जाएंगे। यानी हिस्ट्री को पढ़ने के दौरान हम फैक्ट्स को कम ध्यान देकर के कंसेप्ट को जोड़ने की कोशिश करें, कहानी जैसा पढ़ने की कोशिश करें। और आज की वर्तमान जो शैली है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, रिलीजियस व्यवस्थाओं हो, उस आधार को देखते हुए हम तैयारी करेंगे तो बड़े ही बेहतर तरीके से हिस्ट्री को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बड़े ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद नंबर बड़े ही बेहतर तरीके से आ सकते। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज के वीडियो में यह एनालिसिस किया कि 2020 से लेकर 2025 तक कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन के किस किस टॉपिक से रिलेशन है, और उसी आधार पर 2026 की रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। यानी अब हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री से 2020 से लेकर 25 तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी इंडियन हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं,
और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी आधार पर हम लोग यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि 2026 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पीटी के यूपीएससी के रिजल्ट आए हुए हैं। और यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और मेंस की तैयारी में जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से कहाँ से और कौन से टॉपिक से संभावनाएं बन सकती है, तो आप इंडियन हिस्ट्री में 2021 में 2021 में आप यह देखने की कोशिश करेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद साहित्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद मौर्य राज्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद कला से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हम 2023 की बात करें तो गांधी जी एवं टैगोर की शिक्षा पद्धति से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा रेलवे के प्रभाव, औपनिवेशिक सत्ता की नीतियां, से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी प्रकार जब हम लोग यह एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि 2025 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2025 में जब देखने की कोशिश करते हैं तो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा अकबर की धार्मिक नीति पूछा हुआ है, चंदेल की कला पूछा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी क्या परिवर्तन स्थापित होते हैं, यानी एक पूरे कालखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन दिखाई देता है उस परिवर्तन के विषय में हमें लिखना। साथ ही साथ यदि क्वेश्चन में आप उस परिवर्तन का वर्तमान इम्पैक्ट भी कुछ लिखते हैं, परिवर्तन का वर्तमान में क्या रूप है उसको भी लिख देते हैं, आपके नंबर मिलने की काफी संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि 2026 में किन किन बातों को हम ध्यान रखें। आप हमेशा सोशली स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर के साथ साथ जो रिलीजियस व्यवस्थाएं हैं विभिन्न कालखंड में उस टॉपिक को जरूर आप देखने की कोशिश करें। इसके बाद साहित्य संबंधी विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर कला में जो रूप स्थापित है उसको देखें। इसके अलावा आप फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन को जरूर पढ़ करके जाने की कोशिश करें। इन्हीं टॉपिक से वो कवर करने की कोशिश करेगा, जिससे इसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले पूछे गए प्रश्न और 2026 में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप यह देखने की हमेशा कोशिश करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी घटनाएं तत्कालिक परिवेश में घटित होता है
उसी घटनाओं से जोड़कर वर्ल्ड हिस्ट्री के हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, जिससे आप बड़े ही बेहतर तरीके से हिस्ट्री के उन घटनाओं को वर्तमान पक्ष में आप उसकी वर्तमान एनालिसिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर सके। तो आज आप देखने की कोशिश करेंगे कि विश्व में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वर्तमान में ईरान यूएसए और इजराइल की समस्याएं प्रमुख थी, विभिन्न प्रकार के जल डमरू की समस्याएं स्थापित हुई, थर्ड वर्ल्ड वार के संबंध में विभिन्न प्रकार के लेख लिखे गए। इसके अलावा अभी का जो ट्रेड संबंधी समस्याएं विभिन्न देशों में प्रभावित हुआ था, उन्हीं का ऐतिहासिक पक्ष यदि पढ़ करके आप जानने की कोशिश करेंगे तो वहां से बड़े ही बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिकों को आप कवर करके जाते हैं तो आपके क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को लिखने की हमारी शैली क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि यदि ये क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से यह पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे या आधुनिक भारत के निर्माण में कितने सहायक, स्पष्ट करें। होता क्या है कि हिस्ट्री के उन्हीं पक्षों को लेकर के लोग लिखने की कोशिश करते हैं जहां पर यानी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पटना सिस्टम में विभिन्न प्रकार की जातिवादी व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया। 18वीं शताब्दी में जो जाति व्यवस्था थी और आज वर्तमान की जाति व्यवस्था के जो स्वरूप है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। यदि स्त्रियों की दशा में जो सती प्रथा प्रमुख, लोग क्या करते हैं कि या स्टूडेंट क्या करते हैं कि राजा राम मोहन राय की सती प्रथा में योगदान को लिख देते हैं, विलियम बेंटिंग ने उसमें जो सुधार किया लिख देते हैं, लेकिन वो दोनों का इम्पैक्ट आज 21वीं सदी के भारत में क्या है, हमारे तरह तरह के संवैधानिक व्यवस्था में क्या है। यदि 2 लाइन यह जोड़ देते हैं कि उसके इम्पैक्ट ही है कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार की स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई है, आप उसको यदि मातृशक्ति वंदना बिल से जोड़ करके लिख देते हैं तो एग्जामिनर तुरंत समझेगा कि हिस्ट्री के उन पक्षों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ने की कला आपको जानते, यानी एक हिस्ट्री के पक्ष को वर्तमान में सोचने की क्षमता आपको डेवलप है। उसी तरीके से मूर्ति कला के संबंध में आप कर सकते, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, तो मूर्ति पूजा का विरोध कहीं हिस्टोरिकल पक्ष के साथ साथ आप वर्तमान में भी जोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी पंथ निरपेक्षता से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका एक सार्थक दृष्टिकोण हो सकता। यानी हिस्ट्री को आप हिस्ट्री जैसे बीते हुए घटनाओं के जैसे या पास्ट की घटनाओं के जैसे जोड़ करके पढ़ने की अपेक्षा आप एकदम प्रेजेंट की घटनाओं से जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बड़े ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगे, क्योंकि प्रत्येक कालखंडों में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप स्थापित है और उस राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप एक ही होता है कि सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करना और अपने जनमानस के ऊपर एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करना, और उसी जनमानस के आप पार्ट के रूप में स्थापित है। यानी पॉलिटिकली स्ट्रक्चर के द्वारा लिए गए निर्णय को बड़े ही बेहतर तरीके से आप जनता के ऊपर लागू करते हैं, जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब उस सारी व्यवस्थाओं का कोऑर्डिनेशन आपको मालूम होगा तो बड़े ही बेहतर तरीके से आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन काम कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभा सकते हैं। जो व्यक्ति सोसाइटी को बड़े ही बेहतर तरीके से जानता है और आज वर्तमान में सोसाइटी का कौन से नेचर स्थापित है, उसमें कैसे काम किया जाए जिससे सोसाइटी के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो। आप देखेंगे कि पुलिस के विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म के फलस्वरूप पुलिसिंग की व्यवस्था की जाती है, यानी सोसाइटी के बीच पुलिस व्यवस्था जो एक डर का माहौल स्थापित था वह धीरे धीरे सोसाइटी के बीच फ्रेंडली टॉक के अंतर्गत जा रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर हो और लोग यानी सोसाइटी के जनमानस, सोसाइटी के लोग पुलिस से जुड़े और अपनी समस्याओं के लिए पुलिस के बीच जाए, जिससे पुलिस
फ्रेंडली समस्याओं का निदान कर सकते। उसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था के विषय में जानते हैं, धार्मिक रिलीजियस व्यवस्था के भी जानते हैं, कल्चरल व्यवस्था के विषय में जानते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके आप क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ही आंसर आपका बड़ा ही बेटर है। जब आंसर बहुत अच्छा होगा तो आपका नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे और इसी तरीके से बातें करते रहेंगे। मैं कैसे मैं अभी IAS में हिस्ट्री के टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हिस्ट्री के संबंध में जो भी टॉपिक हिस्ट्री के सिलेबस है, एक एक टॉपिक पढ़ करके आप आ सकते हैं और उससे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखने की कला डेवलप कर सकते हैं। और उस कला के अंतर्गत GS के भी जो पार्ट होंगे वो भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी ऑप्शनल की तैयारी करते समय आप GS की भी बड़े बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मनीष रघुवंशी सर हैं जो भूगोल के बड़े ही अच्छे वक्ता हैं, वो भी ज्योग्राफी के मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं और ज्योग्राफी के उनके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर बड़े ही बेहतर कमांड है। तो आप उनसे ज्योग्राफी के संबंध में मेंटरशिप ले सकते हैं, जिससे ज्योग्राफी से संबंधित ऑप्शनल के साथ साथ GS के भी पार्ट कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा आवास वैद्यनाथन सर हैं जो कि इकोनॉमी बड़े ही अच्छे पढ़ाते हैं, जबकि वो इकोनॉमी GS के बड़े ही बेहतर हैं। हिंदी मीडियम दोनों पर बड़े बेहतर कमांड है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इकोनॉमी ऑप्शनल की भी मेंटरशिप दे रहे हैं। साथ ही साथ उसके साथ साथ GS के भी मेंटरशिप उसके कंबाइंड रहेगा। तो आप इसका लाभ आकर के ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। देखिए आज सर जल्दी नहीं रुके हैं, ठीक है।